हेलो एंड वेलकम टू करियर मैप ऑनलाइन। मैं हूं मनोज और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक मंथली करंट अफेयर्स का जो रिसेंटली अभी जनवरी मंथ के आसपास जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, क्या क्या हुए हैं और क्या क्या कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको लेकर के हम आज डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर्स टॉपिक में। चलिए शुरू करते हैं आज का इसमें पहला जो रिसेंटली कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह जो चर्चा में रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं, उसमें सबसे पहला है CCPA। CCPA का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ऐसे तो सब लोगों ने कंज्यूमर कोर्ट का नाम सुना होगा, कुछ भी कंज्यूमर से रिलेटेड इशू होता है तो वो कंज्यूमर कोर्ट उसको देखता है, सॉल्व करता है, उसमें डिसीजन देता है। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और अथॉरिटी बनाया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर के, जिसका नाम दिया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। दूसरा है EPFO, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक PSU है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो सेविंग का काम करवाता है। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं मेनली, उन लोगों के लिए एक मंथली डिडक्शन के रूप में देता है, कुछ इंटरेस्ट देता है ताकि उन लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो पाए। इसके लिए EPFO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। तीसरा है IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन बना है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये पैसिफिक रीजन के जो भी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सबको मिला करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है कि इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कैसे किस तरह से तैयार किया जाए जिसको लेकर के सबको म्यूचुअल बेनिफिट्स हो और पूरा एरिया में, रीजन में खुशहाली है, प्रॉस्पेरिटी हो। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है हाल फिलहाल, उसका नाम क्या रखा गया? IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फॉर प्रॉस्पेरिटी। अगला है ITLF, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम, मणिपुर। अभी सब लोगों ने सुना होगा 2-3 महीना पहले जो इंसिडेंट्स हुए हैं कम्युनिटी को लेकर के मणिपुर में, उसी का में एक इंडिजिनस जो वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ट्राइबल लोगों का इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम, जो मणिपुर में काम करता है। नेक्स्ट है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेके काफ़ी सेंसिबल है और बहुत सारे प्रोजेक्ट इसको लेके ला रही है कि ऑर्गेनिक्स कैसे यूज़ किया जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के जो भी पॉल्यूशन फैलता है या जो भी हमारा एग्रीकल्चर एरिया है उसको डेवलप किया जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग करके। इसको लेकर के कैसे किस तरह से प्रिंसिपल बनाया जाए, किस तरह से कोई क्राइटेरिया डेवलप किया जाए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो उस पर काम करेगी। उसका नाम क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये कुछ रिसेंटली आए हुए फुल फॉर्म्स थे। अब है कुछ अपॉइंटमेंट्स है जो रिसेंटली हुए हैं। याद रखना है कि कभी भी करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट और डेथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन के कौन नए डायरेक्टर बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं या CEO बने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इक्वेडोर। अभी इक्वेडोर में इलेक्शन वगैरह हुए हैं तो उसके नए प्रेसिडेंट जो बने उनका नाम क्या है? डेनियल नोबोआ। इसमें तो कुछ डिस्कशन का नहीं है, जस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इक्वेडोर जो नए बने हैं उनका नाम है डेनियल नोबोआ। उसके बाद है जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, अगस्टिन जॉर्ज मसी एंड संदीप मेहता। ये 3 लोगों को नवंबर 2023 में ये दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने का क्राइटेरिया में सबसे पहला आता है किसी न किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों किसी न किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अभी हाल फिलहाल इन लोगों को प्रमोट किया गया है और इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है।
तो क्वेश्चन पूछता है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो जज बने हैं वो कौन बने हैं। तीनों ऑप्शन हो सकता है या एक ऑप्शन होगा, तीन नहीं होगा, उसमें सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, CBC और CIC, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर। तो यहाँ पे अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो चेंज हुए हैं, अभी नए जो बने उनका नाम क्या है, हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक PSU के फॉर्म में काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट है सीमा वाजिद, ये बांग्लादेशी हैं। इनको WHO, सबको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल वाइज काम करता है, एशिया में अलग काम करता है, एशिया में भी अलग अलग रीजन, साउथ एशिया, ईस्ट नॉर्थ एशिया, इस तरह से यूरोप में कॉन्टिनेंट वाइज, फिर रीजन वाइज, फिर क्लस्टर वाइज। तो इसमें रीजनल डायरेक्टर WHO का बनाया गया है कि साइमा वाजिद को साउथ ईस्ट एशिया के लिए, यानी साउथ ईस्ट एशिया में जो भी हेल्थ से रिलेटेड WHO का प्रोजेक्ट चलेगा या कुछ भी इशू आएगा उसको देखेंगी कौन, साइमा वाजिद जो बांग्लादेश की हैं। इनको रीजनल डायरेक्टर बनाया गया है WHO साउथ ईस्ट एशिया के। अगला है संचित त्यागी, डॉक्टर संचित त्यागी। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ये देखता है कि किसको कौन सा स्पोर्ट्स कब कराना है, कहाँ किस इवेंट्स में किसको इंक्लूड करना है। मेनली जो नेशनल गेम होते हैं वो सब देखता है, और जितना भी स्टेडियम वगैरह स्टेट लेवल पे काम करते हैं, कुछ सेंटर के होते हैं, कुछ स्टेट के होते हैं, तो ये उनका देख रेख करने का काम जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। और इसके अभी नए जो डायरेक्टर हैं वो किनको बनाया गया है, डॉक्टर संचित त्यागी को। ये कुछ अपॉइंटमेंट्स है जो रिसेंटली हुए हैं। अब कुछ डेथ्स हैं जो रिसेंटली हुए हैं फेमस पर्सनालिटी का, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं, स्पेशली वो आते हैं कि फेमस पर्सनालिटी एक्सपायर की है, वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है या किस स्टेट से एसोसिएटेड है, इस तरह से। तो मैंने इसमें दे दिया है। मेनली इसमें जो आप लोगों को देखना है या पढ़ना है वो है फिल्म प्रोड्यूसर। ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो पूछता है ऐसे पूछता है कि रिसेंटली एक फेमस पर्सनालिटी जिनका नाम राजकुमार कोहली है, वो एक्सपायर किए हैं, वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे। तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन रहेगा जिसमें एक फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर भी रहेगा। तो ये सब चीज़ देखना है। रिसेंटली अभी राजकुमार कोहली एक्सपायर किए हैं। जो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे विनोद थॉमस, जो मलयालम के एक एक्टर थे। फातिमा बीबी वाला कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा ये है, फेमस है। रीज़न क्या है कि ये फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थी। फातिमा बीबी जो केरला से आती हैं, रिसेंटली एक्सपायर की हैं वो। उनका सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या है कि वो फर्स्ट वुमेन जज थी किसका, सुप्रीम कोर्ट का। तो ये क्वेश्चन स्टैटिक में भी पूछता है कि फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो फातिमा बीबी रिसेंटली एक्सपायर की हैं, किससे रिलेटेड हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से या जुडिशरी सिस्टम से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है SS बद्रीनाथ। ये भी बहुत फेमस हैं क्योंकि आई के लिए सबसे फेमस हॉस्पिटल इंडिया में जो दो माना जाता है वो है शंकर नेत्रालय, और शंकर नेत्रालय का जो फाउंडर हैं वो है SS बद्रीनाथ, जो रिसेंटली एक्सपायर किए हैं। ऑल ओवर इंडिया में दो ही हॉस्पिटल है इसका, एक चेन्नई में और दूसरा ये कोलकाता में। तो शंकर नेत्रालय बहुत फेमस आई के लिए हॉस्पिटल माना जाता है। उसके फाउंडर SS बद्रीनाथ रिसेंटली एक्सपायर किए हैं। नेक्स्ट है चंद्रमोहन, ये एक तेलुगु फिल्म एक्टर थे जो रिसेंटली एक्सपायर किए हैं। तो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पूछता है कि जो रिसेंटली पर्सनालिटी एक्सपायर की है वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थी। अब रिसेंटली किसको कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दिया है, ये हम लोग देखते हैं। तो रिसेंटली USISPF यानी US इंडिया स्टैटिक पार्टनरशिप फोरम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अवार्ड देता है जिसका नाम क्या है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड
तो ये रिसेंटली जो 2023 का अवार्ड है वो मिला किसको है? नीता अंबानी को। किसके लिए? फिलैंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया का जो अवार्ड देता है, कौन सा? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। वो जनरली देता है सोशल वर्किंग के लिए। तो इस रिसेंटली जो दिया गया है वो 2023 का अवार्ड फेमस मुकेश अंबानी की वाइफ है नीता अंबानी, उनको किसके लिए? फिलैंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इस बार मिला है किसको? विहान ताल्या विकास को। ये कौन देता है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लंदन में, वो एक अवार्ड देता है मेनली फोटोग्राफी के लिए, जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट वगैरह में जाके जो लोग फोटोग्राफी करते हैं। इस बार ये किनको मिला है? विहान ताल्या विकास को। नेक्स्ट है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ इस बार दिया गया है किसको? प्रोफेसर नंदिनी दास को, जो एक बुक लिखी हैं ये फॉर बुक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। एक बुक है नंदिनी दास का जिसका नाम क्या है? कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर्स। इसके लिए उनको इंग्लैंड के ब्रिटिश एकेडमी पर बुक प्राइज़ दिया गया है 2023 का। नेक्स्ट मिस यूनिवर्स 2023। यूनिवर्स वाला केस में देखिएगा नाम भी पूछता है और कंट्री भी पूछता है, इसलिए मैंने कंट्री भी डाल दिया है। मिस यूनिवर्स 2023 मिला है सेनिस पैलासियोस को, जो निकारागुआ की हैं। निकारागुआ एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ की हैं सेनिस पैलासियो, जिनको अभी हाल फिलहाल 2023 का मिस यूनिवर्स का अवार्ड में दिया गया है। अब नेक्स्ट है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये हिंदू एक न्यूज़पेपर है, उसी का एक सब्सिडरी है हिंदू बिजनेस लाइन। ये एक अवार्ड देती है इकोनॉमिक सेक्टर में। तो इस बार ये अवार्ड दिया है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको? आरबीआई को। इसको देने के पीछे रीजन क्या है कि जो कोविड के बाद जो आरबीआई ने रिवाइव किया इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को वो पटरी पे लाया, उसके लिए एक इसको दिया गया है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। ये कौन दिया है? हिंदू बिजनेस लाइन, जो हिंदू न्यूज़पेपर बहुत इंडिया का फेमस है, उसी का एक सब्सिडरी है हिंदू बिजनेस लाइन, जो ये अवार्ड देती है चेंज मेकर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023। ये ध्यान देना है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये 2022 है। एक्चुअली ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है 2022 के लिए। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड 2022 ये दिया गया है दो ऑर्गेनाइजेशन को, एक है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड दूसरा है ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ध्यान देना है, ये इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड जो है ये कांग्रेस का एक अपना ट्रस्ट है जो ये अवार्ड देता है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है। फिलहाल इसके चेयरमैन है जो सोनिया गांधी हैं। जनरली जो चेयरमैन ऑफ कांग्रेस होते हैं वही होते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन, हालांकि अभी सोनिया गांधी हैं। और 2022 का जो अवार्ड दिया गया है शांति का पुरस्कार, वो दिया गया है किसको? दो एसोसिएशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को देखता है, और एक है ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो ऑल ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो भी नर्सेज हैं उनका एक एसोसिएशन है, उनको दोनों को ज्वाइंट दिया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023। ये सिनेमा हॉलीवुड से रिलेटेड अवार्ड है जो इस बार दिया गया है वीर दास को। वीर दास किसके लिए दिया गया है? उनका एक नेटफ्लिक्स पे कॉमेडी सीरियल आया है जिसका नाम है वीर दास लैंडिंग। वीर दास लैंडिंग को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 दिया गया है एक नेटफ्लिक्स कॉमेडी के लिए, और एकता कपूर को दिया गया है एक सीरियल के लिए जिसका नाम है डेरी गर्ल्स, ये सीजन 3। डेरी गर्ल्स के लिए एकता कपूर को एमी अवार्ड 2023 दिया गया है,
और वीरदास को नेटफ्लिक्स कॉमेडी जो है वीरदास लैंडिंग, उसके लिए एमी अवार्ड दिया गया है। अब है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड है जो इंटरनेशनली दिया जाता है। इस बार जो ये दिया गया है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है एंडलेस बॉर्डर को, और इसके डायरेक्टर हैं अब्बास अमीनी। और दूसरा अवार्ड दिया गया है पंचायत सीजन 2 को। 2 अवार्ड दिया गया है IFFI के द्वारा। इंटरनेशनल क्वेश्चन पूछता भी है IFFI का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये 2 अवार्ड दिया है, एक एंडलेस बॉर्डर बेस्ट फिल्म के लिए और दूसरा पंचायत सीजन 2 को। नेक्स्ट है बुकर प्राइज 2023। बुकर प्राइज 2023 ये जनरली किसी पर्टिकुलर बुक को दिया जाता है, उसके राइटर को नहीं, सॉन्ग को, कोई कहानी वगैरह जो लिखते हैं कहानी के नाम पे दिया जाता है, लेकिन रिसीव करते हैं उसके राइटर। तो इस बार जो बुकर प्राइज 2023 दिया गया है प्रोफेट सॉन्ग को, जो लिखा है किसने, पॉल लिंच ने। प्रोफेट सॉन्ग एक सॉन्ग लिखा गया किसके द्वारा, पॉल लिंच के द्वारा, जिसको अभी हाल फिलहाल कौन प्राइज मिला है, बुकर प्राइज 2023। अब नेक्स्ट है कुछ केरला गवर्नमेंट अवार्ड देती है, हाल फिलहाल उसने अनाउंस किया ये सब अवार्ड कौन कौन देती है, किसको किसको दी है। तो पहला है केरला ज्योति अवार्ड। केरला ज्योति अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, टी पद्मनाभन को। किसके लिए, फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मलयालम लिटरेचर, इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। केरला गवर्नमेंट एक अवार्ड देती है जिसके अवार्ड का नाम क्या है, केरला ज्योति अवार्ड। ये केरला गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इस बार किसको दिया गया है, टी पद्मनाभन को। और ये किस फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में, जो स्पेशली केरला का जो मेन लैंग्वेज है मलयालम, उसमें लिखा गया हो। ठीक है, तो इस बार टी पद्मनाभन को मिला है ये अवार्ड। दूसरा केरला गवर्नमेंट एक अवार्ड देती है, केरला प्रभा अवार्ड। केरला प्रभा अवार्ड इस बार दिया गया है जस्टिस फातिमा बीबी को। फातिमा बीबी का अभी हमने पहले ना जस्ट पढ़ा, हाल फिलहाल एक्सपायर की हैं। वो फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थी। इनको किस कंट्रीब्यूशन में के लिए, सोशल सर्विस एंड सिविल सर्विस के लिए। एंड दूसरा दिया गया है नारायण कृष्ण मूर्ति या सूर्य कृष्ण मूर्ति को। एक ही नाम है, नारायण कृष्ण मूर्ति बोलिए या सूर्य कृष्ण मूर्ति बोलिए, फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। सोशल सर्विस के लिए केरला प्रभा अवार्ड किसको दिया गया है, एम फातिमा बीबी को। और आर्ट में कंट्रीब्यूशन के लिए किसको दिया गया है, नारायण कृष्ण मूर्ति या सूर्य कृष्ण मूर्ति को। नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट गन सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड। महाराष्ट्र एक अवार्ड देता है गान सम्राज्ञी जिसको बोलते हैं, जो ज़्यादा सिंगर के फील्ड में नाम करते हैं, उनके लिए ये अवार्ड है। इसको दिया गया है किसको, सुरेश वाडेकर को। 2023 का अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है। उस अवार्ड का नाम क्या है, गन सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड। एक ध्यान रखना है, एक लता मंगेशकर अवार्ड MP गवर्नमेंट भी देती है। ये गन सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है। ये रिसेंटली अवार्ड किसको मिला है, एक फेमस सिंगर है जो बॉलीवुड के, उनका नाम है सुरेश वाडेकर। नेक्स्ट है JCB प्राइज 2023। JCB प्राइज 2023 इस बार मिला है किसको, पेरुमल मुरुगन को, फॉर हिज बुक फायरबर्ड। JCB का सब लोग नाम सुना होगा। JCB एक कंपनी है जो ये सब अवार्ड देती है, जनरली इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो काम करते हैं या कंट्री कुछ ऐसा करते हैं जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो पेरुमल मुरुगन एक बुक लिखे हैं जिसका नाम है फायरबर्ड। ठीक है, उसी को लिए JCB प्राइज 2023 दिया गया है। उसके बाद लास्ट वन है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत फेमस भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टार्ट किया इनलैंड फिशरीज अवार्ड। कि कौन सा गवर्नमेंट, इनलैंड फिशरीज का मतलब हुआ जिसके यहाँ वो रिवर कम है या रिवर नहीं है, तो वो लेक वगैरह गवर्नमेंट अपने लैंड पे
खुनवाती है और डिग करवाती है। उसमें फिशरीज़ कैसे करना है एग्रीकल्चर के फील्ड में फार्मर्स को बताया जाता है, वो लोग फिशरीज करते हैं। तो इस बार इनलैंड फिशरीज जो सी और रिवर्स के अलावा जो फिशरीज़ है, इसमें ये अवार्ड किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनलैंड फिशरीज 2023 में हुआ है। अब अवार्ड्स जो भी है वो हमने देख लिया। अब अगला हम लोग को क्या करना है वो देखते हैं। अब है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में अभी रिसेंटली क्या क्या हुआ है, क्या क्या करना है और क्या हम लोग जल्दी से जल्दी करें कि बच्चों को जो भी स्टूडेंट्स हैं वो देखें इसको। पहला डिफेंस में क्या है? सूर्य किरण एक्सरसाइज 2023। सूर्य किरण मैंने डिफेंस में बताया था कि किसको कब देखना है, ठीक है। तो उसमें सूर्य किरण एक्सरसाइज में कौन है? पिथौरागढ़ और टान, ये कर लिया। कौन है? किया है ना कि ये सूर्य किरण एक्सरसाइज ये कहाँ पे हुआ है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। किसके किसके बीच में? नेपाल और इंडिया के बीच में। तो मैंने पहले भी बताया है डिफेंस में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज पूछता है, 3 पूछता है। एक कौन सा एक्सरसाइज है? आर्मी है, एयरफोर्स है या नेवी है। दूसरा किन किन कंट्री के बीच में हुआ है या उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो नेपाल और इंडिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हाल फिलहाल में हुआ है। कहाँ हुआ है? पिथौरागढ़, जो एक उत्तराखंड में पड़ता है। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? सूर्य किरण एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज वज्र प्रहार। ये मेघालय के उमरोई कैंटोनमेंट में हुआ है। किसके किसके? स्पेशल फोर्सेस ग्रुप ऑफ इंडिया एंड यूएसए। स्पेशल फोर्सेस ग्रुप हर कंट्री बना के रखती है ऑन फोर्स सीन के लिए। अचानक कुछ ऐसा आ गया जहाँ पे सबको भेजना, वैसे आर्मी नेवी का तो अपना विंग है वो काम करता है, लेकिन एडिशनल कह सकते हैं हम कि जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो वहाँ से स्पेशल फोर्स को हम लोग उठा सकें। तो उन लोग का भी ट्रेनिंग होते रहता है। अभी हाल फिलहाल उनका ट्रेनिंग हुआ है मेघालय के उमरोई जगह पे, इंडिया और यूएसए के स्पेशल फोर्सेस के बीच में। उस एक्सरसाइज का नाम क्या दिया गया है? एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023। नेक्स्ट है इंडिया यू फर्स्ट नवल एक्सरसाइज हेल्ड इन टेमा घाना इन अक्टूबर 2023। देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडिया यूरोपियन यूनियन, इंडिया एशिया में पड़ता है, यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कंट्रीज़ है का ऑर्गेनाइजेशन है। और इन दोनों ने एक्सरसाइज नेवी का कहाँ किया है? घाना टेमा एक जगह है वहाँ पे। और घाना जो है ये कहाँ है? अफ्रीकन कंट्री है। तो ये लोग नेवल एक्सरसाइज यहाँ करने के पीछे रीज़न है कि घाना को भी स्किल्ड किया जाए कि किस तरह से नेवी में अपने कंट्री का वो सुरक्षा कर सकता है और उसके रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जा सकता है। मेन फर्स्ट एक्सरसाइज है जो ये ना तो इंडिया अपने यहाँ किया ना यूरोपियन यूनियन ने, इन लोगों ने अफ्रीकन कंट्री घाना में जाके किया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023। मित्र शक्ति एक्सरसाइज अभी हाल फिलहाल हुआ है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड श्रीलंका का, जो हुआ है औंध पुणे में। मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया श्रीलंका। वज्र प्रहार एक्सरसाइज यूएसए एंड इंडिया। सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया एंड नेपाल। सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज, मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज, वज्र प्रहार नवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट है एक्सरसाइज त्रिशक्ति, ये भी प्रहार ही है। एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार जो जैसलमेर राजस्थान में हुआ है, ये हमारे अब इंडिया का प्योर एक्सरसाइज है अमॉन्ग 3 फोर्सेस। 3 फोर्सेस कौन कौन है? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इन लोगों ने एक एक्सरसाइज किया अभी राजस्थान में जिसका नाम क्या है? एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार। त्रिशक्ति प्रहार जो जैसलमेर के राजस्थान में हुआ, ये इंडिया का अपना इंडिजिनस एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ इंडियन फोर्सेस एक्सरसाइज करती हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पूर्वी आकाश। पूर्वी आकाश कहाँ हुआ है? इंडियन एयरफोर्स एनुअल एक्सरसाइज हेल्ड फ्रॉम चाइना बॉर्डर।
चाइना बॉर्डर के आसपास एक एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स का, ये आर्मी नेवी का एक्सरसाइज नहीं है, प्योर इंडियन नेवी का एयरफोर्स का एक्सरसाइज है जो चाइना बॉर्डर के आसपास होता है। इस बार हुआ है, इसका नाम क्या रखा गया है? एक्सरसाइज पूर्वी आकाश 2023। उसके बाद है एक्सरसाइज बोंगो सागर 2023 या कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट। दो चीज़ आता है, मेनली कॉर्पेट से क्वेश्चन पूछता है कि कॉर्पेट जो है किन दो कंट्री का एक्सरसाइज है, या नभल एक्सरसाइज है या आर्मी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज बोंगो सागर या कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये जिसको कॉर्पेट बोलते हैं, ये बे ऑफ बंगाल में हुआ है। बे ऑफ बंगाल से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये नेवी का एक्सरसाइज है जो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ये कुछ डिफेंस के एक्सरसाइजेज हैं। इसके अलावा अब कुछ मीटिंग्स हैं कि मीटिंग में जनरली पूछता है कि कौन सा मीटिंग, कौन सा समिट कहाँ पे हुआ, कौन देश उसको ऑर्गेनाइज किया, कितने मेंबर थे, या थीम वगैरह पूछता है कि कौन सा थीम पे बेस्ड वो मीटिंग या समिट हुआ है। तो हाल फिलहाल जो नवंबर में हुआ है वो है कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन ऑन एरोस्पेस एविएशन इन 2047। एरोस्पेस यानी जो स्पेस सेक्टर का जो बिजनेस है वो 2040 तक ऑल ओवर वर्ल्ड कहाँ दिखते हैं, कहाँ तक पहुँचाना है, इसको लेके एक कॉन्फ्रेंस हुआ है न्यू दिल्ली में। कब? 18 नवंबर 2023 को, जिसका ना कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन, इंडिया एरोस्पेस में क्या क्या डेवलप किया है एग्जीबिशन में वो भी शो किया गया। और इसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ न्यू दिल्ली में 18 नवंबर 2023 को, जिसका नाम क्या रखा गया था? एरोस्पेस एंड एविएशन इन 2047। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 ये नवंबर में हुआ है। कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड में। थाईलैंड में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 है, जिसका थीम क्या रखा गया है? जैस्या अयंतम धर्म मीन्स धर्म ए बोट ऑफ विक्ट्री, धर्म से हम विजय पा सकते हैं। ये इसका मेन मीनिंग है। जो हाल फिलहाल वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जो थाईलैंड बैंकॉक में हुआ है उसका थीम रखा गया था जैस्या अयंतम धर्म मीन्स धर्म ए बोट ऑफ विक्ट्री। नेक्स्ट है द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एलाइड साइंस एसोसिएशन। इंडियन इकोनॉमिक्स और इससे रिलेटेड जो साइंस एसोसिएशन है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग हुआ है हाल फिलहाल। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर में। कैसे इकोनॉमी को बढ़ाना है, कैसे उस पर साइंस कैसे अप्लाइड किया जा सकता है कि हमारा इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रोथ करे, इसको लेके एक मीटिंग हुआ है जो एनुअल मीटिंग है, हर साल होता है। इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हुआ है जो श्रीनगर में है। नेक्स्ट है फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट ऑर्गेनाइज्ड इन नवंबर 2023 एट बेल्टेक पार्क, बर्किंघम शायर, यूके। यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके सबमिट हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके सबमिट करने के पीछे रीज़न बहुत सबको पता है कि अपेरेंट है कि सबको पता है अभी आजकल बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। पहले जो टेररिस्ट वाला कॉन्सेप्ट था वो सब खत्म हो गया, अब साइबर क्राइम वगैरह के दिन आ गए हैं। तो जो किसके बेस पे काम करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इसी को लेके ये फर्स्ट था, पूरा वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके एक समिट हुआ है। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम के बर्किंघम शायर में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बुक्स। कुछ हाल फिलहाल रिसेंटली जो बुक लॉन्च हुए हैं, कभी कभी एक दो क्वेश्चन डाल देता है कि किसी बुक का नाम पूछ लेता है, तो या तो बुक बहुत फेमस हुए हैं या राइटर बहुत फेमस है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहला है बाबा मी एंड जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डॉक्टर सोमा घोष। दूसरा है बी यूजफुल 7 टूल्स फॉर लाइफ, आर्नोल्ड श्वेर्जेनेगर। नेक्स्ट है शेक्सपियर द मैन हु पेज द रेंट। अब शेक्सपियर के नाम से है तो शेक्सपियर को सबको पता है, बहुत ही फेमस थे, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट है द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े टेल्स ऑफ 2 टाइटल्स, ये लिखा हुआ है W.V. रमन एंड
आर कौशिक का। नेक्स्ट है फारूक ऑफ कश्मीर, ये लिखा हुआ है अश्वनी भटनागर एंड आरसी गांजू का। ये थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये कश्मीर आजकल बहुत फेमस है, क्योंकि वो जो यूटी बना है उसके बाद से डिमांड किया हो रहा है कि उसको फिर से स्टेट बनाया जाए। तो फारूक ऑफ कश्मीर ध्यान में रखना है, शेक्सपियर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट डेज, जो जनवरी में कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं या क्वेश्चन पूछता है कि कब ये डेट ऑब्जर्व होता है। पहला है ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल फैमिली डे की फैमिली को कैसे, अभी तो सबको पता है लोन फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया है, इसको फिर से पुराने एरा में लेके जाना है कि जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में डेवलप हो। इसके लिए मनाया जाता ग्लोबल फैमिली डे, ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी ऐसे भी सबको याद रहता है। नेक्स्ट है 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। ये तो बहुत फेमस है, इस पर बहुत सारा कुछ होता है। नेशनल यूथ डे से ही इंडिया का नेशनल यूथ गेम्स स्टार्ट होता है, जो है हाल फिलहाल नासिक में हुआ है, ठीक है। और ये नेशनल यूथ डे किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद का जो बर्थ डे है वो है 12 जनवरी, उसी के मेमोरी में ये मनाया जाता है नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। नेक्स्ट है 15 जनवरी आर्मी डे। आर्मी जो इंडियन आर्मी है इसका एस्टेब्लिशमेंट इसी डेट को हुआ था 15 जनवरी को, इसलिए इस आर्मी डे मनाते हैं। 23 जनवरी पराक्रम डे। 23 जनवरी भी फेमस है, सबको पता है, ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस है, उन्हीं को लेकर के ये हाल फिलहाल ही ये डिसाइड हुआ है कि पराक्रम डे मनाया जाएगा, पराक्रम दिवस मनाया जाएगा 23 जनवरी को, जो सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी है। नेक्स्ट है 25 जनवरी, ये 2 चीज़ के लिए फेमस है, नेशनल टूरिज्म डे एंड वोटर्स डे। इस डेट से स्टार्ट किया जाता है कि कैसे सबको अपने वोट का इम्पोर्टेंस बताया जाए कि सही लोगों को चुन के लाए। तो नेशनल वोटर्स डे या नेशनल टूरिज्म डे ये मनाया जाता है 25 जन को। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में अभी हाल फिलहाल कौन से इवेंट्स हुए, क्या कौन जीता है या कौन सा स्पोर्ट्स जिसके कौन से प्लेयर फेमस हैं, तो सबसे पहले देखते हैं आईसीसी इंडक्टेड अरविंद डी सिल्वा श्रीलंका 110, डियाना इलीजू ये एक्चुअली में 1111 है, एंड वीरेंद्र सहवाग 112 इनटू इट्स हॉल ऑफ फेम लिस्ट। ध्यान रखना है जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, सब लोग अपने लीजेंड प्लेयर्स को लेकर के एक लिस्ट बनाता है जिसका नाम रखता है हॉल ऑफ फेम, चाहे फीफा का हॉल ऑफ फेम लिस्ट हो या आईसीसी का हॉल ऑफ फेम लिस्ट हो या टेनिस का हॉल ऑफ फेम लिस्ट हो, इस तरह से हर स्पोर्ट्स का होता है। तो अभी हाल फिलहाल आईसीसी का जो हॉल ऑफ फेम लिस्ट था उसमें 3 लोगों को ऐड किया गया है। उसमें अरविंद डी सिल्वा जो श्रीलंका के हैं, इनको 110 नंबर पर रखा गया है। डियाना इडुल्जी ये इंडिया के वुमेन क्रिकेटर हैं, इनको 111 पे रखा गया है हॉल आईसीसी के हॉल ऑफ फेम लिस्ट में। वीरेंद्र सहवाग को 112 पे रखा गया है। ये तीनों हाल फिलहाल ही इंक्लूड हुए हैं हॉल ऑफ फेम लिस्ट में आईसीसी के। तो ये जो ट्रॉफी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होता है, वो जितने भी आईसीसी के एफिलिएटेड क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में उनके बीच में होता है। किसी स्टेट में एक ही है स्टेट के नाम से, किसी स्टेट में 2-3 है वो अलग अलग नाम से खेलते हैं। जैसे गुजरात में बड़ोदरा एक अलग एफिलिएटेड है, सौराष्ट्र अलग है, गुजरात क्रिकेट बोर्ड अलग है। उसी तरह महाराष्ट्र में विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन अलग है, महाराष्ट्र क्रिकेट अलग है। तो इन सबको मिला करके एक टूर्नामेंट होता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इस बार के जो विनर था वो पंजाब था और रनर अप बड़ौदा था। लेकिन ध्यान रखना है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जनरली पूछता है कि किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023, जिसका ऑफिशियली नाम दिया गया था झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी रांची में हुआ था ये वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसके विनर इंडिया था और रनरअप जापान था। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का ऑफिशियली जो नाम दिया गया था वो था झारखंड वुमेन्स एसोसिएशन चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है।
नेक्स्ट है सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023। कभी पूछता है सुल्तान जौहर कप किससे एसोसिएटेड है, कभी पूछता है ओनली जौहर कप किससे एसोसिएटेड है। तो ध्यान रखना है ये मलेशिया का हॉकी से एसोसिएटेड है। मलेशिया ये करवाता है जौहर कप या सुल्तान ऑफ जौहर कप, और ये इस बार हुआ था मलेशिया के बाहरू स्टेडियम में, और विनर था जर्मनी, रनर अप था ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है WTA फाइनल्स 2023। WTA क्या है? वुमेंस टेनिस एसोसिएशन, ठीक है, वुमेंस टेनिस एसोसिएशन है। वो अभी हाल फिलहाल इसका टूर्नामेंट हुआ था। WTA फाइनल्स कौन जीता है, कहाँ पे हुआ था? मैक्सिको के कैंकॉक में। जीतती कौन है? ईगा स्वियाटेक पोलैंड की, रनरअप है जेसिका पेगुला USA की। ध्यान रखना है WTA वर्ल्ड टेनिस वुमेंस टेनिस एसोसिएशंस। नेक्स्ट है ATP फाइनल्स। उधर क्या था? WTA वुमेंस टेनिस एसोसिएशन, यहाँ क्या है? ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ATP क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसमें मेंस वुमेंस दोनों आ जाते हैं, लेकिन WTA वुमेंस टेनिस एसोसिएशन वो सिर्फ वुमेंस का एसोसिएशन है। इस बार ये कहाँ पे हुआ था? इटली के तुरिन में। इसके विनर कौन रहे? नोवाक जोकोविच, जो सबको शायद पता होगा, रनर अप जेनिक सिनर जो इटली के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है BWA फ्रेंच ओपन 2023। BWA बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन से एसोसिएटेड फ्रेंच ओपन जो है अभी हाल फिलहाल के ये फ्रांस में हुआ है। उसका विनर मेंस सिंगल कौन है? जोनाथन क्रिस्टिन जो इंडोनेशिया के हैं। वुमेन्स सिंगल का कौन? येन यूफी जो चाइना के हैं। नेक्स्ट है FIDE ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट। FIDE जो चेस से रिलेटेड टूर्नामेंट है स्विट्जरलैंड का, वो अभी स्टिल ऑफ मैन UK में हुआ था। इसके विनर विदित गुजरापति जो इंडिया के हैं, और वुमेन्स R वैशाली ये भी इंडिया के हैं। यानी चेस का जो अभी FIDE ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे? SL ऑफ मैन यूनाइटेड किंगडम में। उसके मेंस और वीमेंस दोनों के जो विनर थे वो इंडियन थे। मेंस में कौन थे? विदित गुजराती, एंड वुमेन्स में R वैशाली। ध्यान रखना है R वैशाली और विदित गुजराती से क्वेश्चन FIDE चेस आने का चांस कम है, लेकिन ये किस से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं ये आने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट है IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप 2023। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन इसको बोलते हैं। IBSF एक जैसे ICC का वर्ल्ड कप होता है, उसी तरह IBSF का वर्ल्ड कप होता है, जिसका ना कभी बिलियर्ड्स को लेके होता है, कभी स्नूकर्स को लेके होता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। इस बार कतर दोहा में हुआ था, और इसके विनर पंकज अडवाणी और रनरअप सौरभ कोठारी, ठीक है। अब नेक्स्ट है एशियन पैरा गेम्स। ध्यान रखना है जब भी पैरा लग जाता है तो उसके पहले कोई गेम हुआ है, जैसे एशियन गेम्स, एशियन पैरा गेम्स, ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक्स। तो जहाँ पे वो गेम होगा फर्स्ट गेम पैरा गेम्स भी वहीं होता है। थोड़ा दिन बाद पहले मेन गेम होता है, फिर पैरा गेम होता है जो फिजिकली एबल्ड लोगों के लिए किया जाता है। अभी हाल फिलहाल हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, हांगझाऊ चाइना में। उसके बाद अभी एशियन पैरा गेम्स भी कहाँ हुए? हांगझाऊ चाइना में अक्टूबर में। थीम क्या था? हार्ट्स मीट ड्रीम्स शाइन। और इसके विनर, ओवरऑल विनर, फर्स्ट चाइना, सेकंड ईरान, थर्ड जापान, चौथा साउथ कोरिया, पांचवा इंडिया। तो फर्स्ट 2 याद रखना है। इस तरह का जब क्वेश्चन आता है कि ओवरऑल विनर कौन है कि कोई भी मल्टी इवेंट्स टूर्नामेंट में, तो फर्स्ट सेकंड याद रखना है और इंडिया किस पोजीशन पे है वो याद रखना है। तो इसमें फर्स्ट चाइना है, सेकंड ईरान है, इंडिया का नंबर जो है वो 5th है। नेक्स्ट है नेशनल स्क्वैश चैम्पियंस 2023। अभी हाल फिलहाल नेशनल स्क्वैश चैम्पियनशिप जो हुआ है कहाँ हुआ है? चेन्नई में।
उसके मेंस विनर कौन है? वेलन सेंथिल कुमार, एंड वुमेन्स विनर अनाहत सिंह जो दिल्ली के हैं। वेलन सेंथिल कुमार तमिलनाडु के हैं और अनाहत जो दिल्ली के हैं, इन लोगों स्क्वैश में नेशनल चैम्पियन बने हैं। अब कुछ टॉपिक्स रिसेंटली जो हुए हैं वो मिसलेनियस टॉपिक, इसको देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ है। ऑन 28 November 2023 the 41 workers were trapped inside a Silkaira tunnel, Uttarakhand, were pulled out by the personnel of NDRF, National Disaster Relief Response, with their state counterparts providing support. Operation Zindagi was launched by the state government to save the trapped workers. Silkaira tunnel is a part of Char Dham परियोजना in Uttarakhand. It aims to connect गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। एक चार धाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है जिसमें चार जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उसको जोड़ना है। किसको किसको? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। इसको लेके जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें कुछ वर्कर काम कर रहे थे जहाँ सिलकारा टनल में जो वहीं ट्रैप हो गए थे, उनको बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम ऑपरेशन जिंदगी था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो आएगा सिलकारा टनल जो रिसेंटली न्यूज़ में था वो किस स्टेट में है? तो उत्तराखंड में है। 41 वर्कर को जो बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया उस ऑपरेशन का नाम क्या हो सकता है? तो ऑपरेशन जिंदगी। जो ये सिलकारा टनल में वो काम हो रहा था वो किस प्रोजेक्ट के अंडर में आता है? तो चार धाम परियोजना के अंडर में। और ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है ये किसको कनेक्ट करने के लिए है? तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। तो ये 4-5 क्वेश्चन एक लाइन से बन सकता है, तो इसको ध्यान देना है थोड़ा। नेक्स्ट है द नेशनल मेडिकल कमीशन अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर and license to practice medicine. Under this, undergraduate students will receive a mask ID which will unmasked upon course completion, allowing them to update qualification and access state licenses for work across the country. ये नेशनल मेडिकल कमीशन एक प्लेटफॉर्म लाया ऑनलाइन जिसका नाम क्या रखा है? वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या होगा, जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो उस पर अपना प्रोफाइल अपडेट करेंगे और जैसे जैसे उनका जो भी मेडिकल के फील्ड में जो भी कोर्स वो कंप्लीट करते जाएंगे उसका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि अक्रॉस द कंट्री वो कहीं भी अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेडिकल कहीं भी अपना क्लिनिक चलाना चाहते हैं, हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है उनको। जो भी अथॉरिटी है वहाँ की लोकल, वहाँ पे वो जाके यहाँ से वो आईडी दिखा करके और कि ये उनके पास सर्टिफिकेट है, वो अक्रॉस द कंट्री मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड इट्स लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। It was designed by Hull for the Indian Armed Forces operating in deserts and mountainous areas like Siachen glaciers. It is the only attack helicopter in the world that can land and take off at an altitude of 5000 मीटर। इसको लेके बहुत दिन से इंडियन आर्मी का डिमांड था कि जो भी बहुत भास्ट एरिया है जहाँ पे पेट्रोलिंग करना में बहुत परेशानी होती थी, उसको लेके एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाह रहा था इंडियन नेवी जो हाई एल्टीट्यूड हो या डेजर्ट एरिया हो जहाँ मैनुअली जाना पेट्रोलिंग करना मुश्किल हो रहा था, उसको कवर किया जाए। इसके लिए हाल फिलहाल ये स्टार्ट हुआ है। हाल फिलहाल हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक लाइट कॉम्बैक्ट यानी बहुत ही कम वेट का हेलीकॉप्टर बनाया है जिसका नाम क्या रखा है? प्रचंड। ठीक है, इसको लेकर अभी हाल फिलहाल अनाउंस हुआ है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि सियाचिन जो काफ़ी हाईएस्ट, इंडिया का हाईएस्ट
एरिया में माना जाता है, एल्टीट्यूड पे, वहाँ पे भी हम लोग पेट्रोलिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है नहीं है, सिक्योरिटी पर्पस से। यहाँ मेन जो क्वेश्चन आएगा कि जब इंडियन आर्मी जो हाल फिलहाल एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लॉन्च किए, उसका नाम क्या है और वो किस हाइट तक काम कर सकता है और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसको बनाया है। तो नाम है प्रचंड, बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और 5000 मीटर तक वो काम कर सकता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू डिप्लॉय नेशनल लेवल मॉनिटर्स टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स लाइव स्टॉक स्कीम्स इंक्लूडिंग नेशनल लाइवस्टॉक मिशन एंड राष्ट्रीय गोकुल. It aims to secure Government of India programs are implemented according to guidelines follow process. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एम्प्लॉइज ये किया है, डिप्लॉय करने के लिए सोचा है एम्प्लॉय को कि उसके लिए जो वो लोग मॉनिटर करेंगे, देखेंगे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई मिशन चल रहा है, फार्मर्स के लिए हो गया, पुअर्स लोगों के लिए हो गया, कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। इसके लिए एक उन लोगों ने सिस्टम बनाया है जिसका नाम क्या रखा है, नेशनल लेवल मॉनिटर्स। नेशनल लेवल मॉनिटर्स का मेन काम क्या है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है या स्कीम है जो मेन बेनिफिशियरी तक पहुंच रहा है कि नहीं, पहुंच रहा है तो जो भी गाइडलाइंस दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग काम करना है वो हो रहा है कि नहीं, यही देखने का काम किसका है, नेशनल लेवल मॉनिटर्स का। अब नेक्स्ट है NCERT plans to incorporate electoral literacy content into the school textbook following a MOU between the ECI, Election Commission of India, and Education Ministry. It aims to issues such as voter apathy among urban and young Indians. NCERT सबको पता है, जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कूल चलते हैं, केंद्रीय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, CBSE इवन जो बोर्ड है, सब NCERT का ही बुक चलाते हैं। NCERT एक PSU है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है एजुकेशन के फील्ड में। तो अभी सबको ये लगने लगा है कि जो इलेक्शन हो रहा है उसमें जितने भी यंगस्टर हैं वोट से कतराते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं, तो उनको ये इंटरेस्ट जगाया जाए कि वो वोटिंग करें। इसको लेके जो फ्रॉम 1 to 10 है, एक इलेक्टोरल लिटरेसी चैप्टर के नाम से टेक्स्ट बुक में डाल दिया जाए चैप्टर, जो 1 में 2 में वो लोग पढ़ें कि इलेक्टोरल लिटरेसी क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसके लेके एक MOU साइन हुआ है कि वो उसका कंटेंट क्या होगा, किस तरह से उसको डेवलप करेंगे 3 लोगों में, NCERT, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री। NCERT वो गाइड टेक्स्ट बुक में इंटर करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसको परमिशन देगा, और इलेक्टोरल लिटरेसी का कंटेंट क्या होगा, क्या पढ़ना है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताएगा। तो इसमें एक तो है कि कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये काम कर रहा है, दूसरा है कि टेक्स्ट बुक में रिसेंटली कुछ ऐड करने की बात चल रही है, वो क्या है, तो इलेक्टोरल लिटरेसी वो चीज़ है। नेक्स्ट है ऑन 3 नवंबर 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया flagged off its maiden voyage of vessel Costa Sarin, first international cruise liner in India from Mumbai to Maldives. This initiative aligns with the देखो अपना देश, reflecting the government's emphasis on promoting tourism. अभी सबको पता है, सब लोग आजकल जो घूमने जाते हैं मेनली तो वो टूर एंड ट्रैवल पैकेज लेते हैं 1 सप्ताह 2 सप्ताह का, और बाई रोड जाते हैं, बाई एयर जाते हैं। फर्स्ट टाइम इंडिया ये बाई शिप स्टार्ट किया है, और पहले इंडिया में ही स्टार्ट किया गया कि आप कोई इलाहाबाद से अगर वेस्ट बंगाल हल्दिया जाना है या कहीं और जाना है देखने, तो टूर पैकेज ले सकते हैं, बाई शिप जाएंगे, और उसके लिए वाटरवेज का कनेक्टिविटी दिया गया है। फर्स्ट टाइम इसको इंटरनेशनली किया गया है। इंटरनेशनली जो वेसल जाएगा उस वेसल का नाम क्या रखा गया है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट वॉयज जो इंडिया का इंटरनेशनली शिप के थ्रू किया गया है वो क्या है, कोस्टा सरीन। कहाँ से कहाँ भेजा जा रहा है उसको, मुंबई से मालदीव।
इसमें भी 1 सप्ताह 2 सप्ताह जितने दिन का टूर है उसका आप पैकेज ले सकते हैं और घूम सकते हैं। ये किस इनिशिएटिव के अंडर में किया गया है? देखो अपना देश। देखो अपना देश एक्चुअली नेशनल है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड दैट ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग नाउ बी यूज्ड एज एडिशनल स्पेस फॉर पार्लियामेंट्री इवेंट्स एंड अ पार्ट ऑफ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम टू प्रिजर्व द हिस्ट्री ऑफ द आइकॉनिक स्ट्रक्चर। सबको पता है, अभी बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गया है और ओल्ड पार्लियामेंट में कोई काम नहीं होता है, तो उस बिल्डिंग का यूज़ क्या किया जाए, इसको लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेसिफाई किया गया है कि जो भी कुछ स्पेशल ओकेजन होगा, इवेंट्स हो गए, वो सब होंगे ओल्ड बिल्डिंग में और जो रूटीन वर्क है वो होगा न्यू बिल्डिंग में। और स्पेशल इवेंट्स के जो ओल्ड बिल्डिंग में होगा उसके अलावा भी कुछ स्पेस बच गया है, उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जो भी हिस्ट्री है उस पार्लियामेंट का या जो भी लीजेंडरी लीडर रहे हैं उनको एक पार्ट म्यूजियम बना दिया जाएगा। बाकी एडिशनल स्पेस होगा, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी का जो भी इवेंट्स होते हैं, ये सब इवेंट्स कहाँ होंगे? ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड साथी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन पोर्टल फॉर IIT JEE एंड नीट एग्जाम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुअर स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या रखा है? साथी, जिसका फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। इसका काम क्या है कि जो भी IIT के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन करना या चैप्टर कुछ भी मटेरियल कहीं से परचेज करना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपना प्रॉब्लम डालेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और IIT कानपुर मिलके उसको सॉल्व करेंगे और उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे वो ये सब एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकें पुअर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है President of India emphasizing the importance of justice accessibility for all citizens by introducing all India Judicial Service। अभी तक हम लोग जानते हैं कि सिविल सर्विस जो इंडिया में है वो कौन कौन सा है? 3, IAS, IFS, IPS। चौथा अभी प्रेसिडेंट ने बोला है, अपना ओपिनियन दिया है कि ये भी होना चाहिए कि जुडिशियल के लिए भी जुडिशियल सर्विस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। जनरली इसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जुडिशियल सर्विस जो होता है, लोग लॉ करके जाते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके एडवोकेट बनते हैं, एडवोकेट से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करके रखा है, वहाँ इंटरव्यू देके जज बनते हैं, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह का कुछ जुडिशियल से रिलेटेड एग्ज़ाम नहीं होते हैं। अभी गवर्नमेंट उसके बारे में भी सोच रही है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एडेड अ कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम अमॉन्ग द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द RTI एक्ट 2025। RTI एक्ट सबको पता होना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लॉ आया था जिसमें ये बताया गया था कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन बोलता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमको दीजिए, तो उसको देना है। उसका कुछ प्रोसेस बता दिया था कि 10 रुपीज़ का एक IPO लेकर के एक एप्लीकेशन दीजिए कि हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मिनिस्ट्री, वो डिपार्टमेंट वो प्रोवाइड करेगा। उसके बाद एक लिस्ट बनाया गया कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, माने जिस पे सिक्योरिटी ब्रीच होती हो, कोई डिफेंस में आप क्या काम कर रहे हैं, ये कोई सिटीजन मांगता है कि हमको ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो उसको RTI के एक्ट से बाहर रखा गया था। उसी में एक नया लिस्ट अभी ऐड किया गया है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये एक ऐसा नोडल एजेंसी है इंडिया का जो स्पेशली साइबर सिक्योरिटी को देखता है। तो ये कोई नहीं मांग सकता कि आप साइबर सिक्योरिटी रोकने के लिए क्या कर रहे हैं या क्या कोडिंग कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल RTI एक्ट से किसको बाहर किया गया है? CERT इन, यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। नेक्स्ट है, केरला गवर्नमेंट रीनेम्ड द राइस रिसर्च स्टेशन। कहाँ है? मोकाम्बू कुट्टानाड अंडर द केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एज
MS स्वामीनाथन राइस रिसर्च सेंटर एक यूनिवर्सिटी, एक राइस रिसर्च सेंटर है केरला में। किसके अंडर में? केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में। उसका नाम अभी बदल के क्या रखा गया है? MS स्वामीनाथन राइस रिसर्च सेंटर। ये क्यों किया गया? अभी रिसेंटली हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। MS स्वामीनाथन जो बहुत ही फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं इंडिया के, जो केरला से आते हैं, वो अभी हाल फिलहाल एक्सपायर किए हैं। तो उन्हीं के ऑनर में इस राइस रिसर्च स्टेशन को नाम बदल के क्या रखा गया है? MS स्वामीनाथन राइस रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है, रिसेंटली FATF टीम अराइव्ड इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस टू कंडक्ट द कंट्रीज म्यूचुअल इवेल्युएशंस टू ascertain if the authorities have put in place and effectively implemented the required legal framework against money laundering and टेररिस्ट फिनेंसिंग। FATA क्या है? FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो 89 में G7 के द्वारा क्रिएट किया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम रखा गया था फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 89 में G7 के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। इसका मेन काम है देखना मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मनी फ्रॉड केस या टेररिस्ट को फंडिंग करती है, उसको देखना। तो ये एवरी ईयर हर कंट्री में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है कुछ ऐसा मनी से रिलेटेड या टेररिस्ट फिनांस तो नहीं कर रही है, ये चेक करना। तो अभी हाल फिलहाल वो लोग इंडिया में आए हुए थे देखने के लिए कि जो गाइडलाइंस FATF दिया हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फिनांसिंग कैसे नहीं करना है, कैसे क्या करना है, उस पर काम हो रहा है कि नहीं, इसको लेके अभी इन लोगों ने विजिट किया है। नेक्स्ट है नवंबर 2023 6.4 मैग्नीट्यूड earthquake, the worst since 2025, struck Nepal's remote mountainous region, taking a toll of at least 157 people and hundreds more injured। अभी हाल फिलहाल एक बहुत रिसेंटली नेपाल में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था जिसमें 157 लोग एक्सपायर कर गए थे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है नहीं, बस ऐसा ही बन सकता है कि अभी रिसेंटली एक बहुत ही डिवास्टेटेड अर्थक्वेक आया था, वो किस कंट्री में आया था? तो ये आया था नेपाल में। नेक्स्ट है 2 आइस ब्रेकर्स जिवलंग 1 एंड जिवलंग 2 रिसर्च वेसल मीन्स स्नो ड्रैगन इन चाइनीज सेट सेल फॉर अंटार्कटिका ऑन 1 November 2023 to construct China's 5th station on the world's southern most continent। अब अंटार्कटिका में 2 आइस ब्रेकर चाइना ने भेजा है, एक का नाम है जिवलंग 1, एक का नाम है जिवलंग 2, जिसका मीनिंग है जिवलंग 1 और जिवलंग 2 का स्नो ड्रैगन, वो रिसर्च करने का। अंटार्कटिका में रिसर्च सेंटर बनाया है तो जिसमें 2 आइस ब्रेकर भेजा है। एक नया रिसर्च जो वो उसका 5th नंबर होगा, इसके पहले वो 4 भेज चुका है। वहाँ के कंटिनेंट अंटार्कटिका कंटिनेंट जो है उसको एक्सप्लोर करने के लिए कि वहाँ पे क्या है नहीं है, रिसर्च करने के लिए। तो मेन क्वेश्चन क्या होगा कि जो 2 वेसल भेजा है रिसर्च वेसल, उस वेसल का क्या नाम है? जिवलंग 1, जिवलंग 2। नेक्स्ट है 13 November इंडिया सरपासेस चाइना ऑन द टॉप source of international graduate students in the USA as per open door reports released by a non-profit institute of international education। एक USA का NGO है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, ये एक रिपोर्ट जारी करता है एवरी ईयर जिसका नाम क्या रखा है? ओपन डोर्स रिपोर्ट। इसमें वो देखता है कि USA से कितने ग्रेजुएट हुए फॉरेन स्टूडेंट्स और किस कंट्री से सबसे ज़्यादा हुए। कौन सा NGO है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन। वो एक रिपोर्ट जारी करता है जिस रिपोर्ट का नाम क्या है? ओपन डोर रिपोर्ट। और इसमें वो क्या शो करता है कि USA से कितने फॉरेनर स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए, उसमें से कौन से हैं जो किस कंट्री से सबसे ज़्यादा हुए। तो जनरली हमेशा चाइना से सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट निकलते थे, फर्स्ट टाइम इंडिया से निकले। फर्स्ट टाइम
2023 में अमेरिका में जो ग्रेजुएट हुए हैं फॉरेनर स्टूडेंट, उसमें इंडिया का ज़्यादा नंबर है चाइना से। नेक्स्ट है अ ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव वाज हेल्ड इन शिलोंग। शिलोंग में एक कॉन्क्लेव या कॉन्फ्रेंस हुआ है शिलोंग में 19 अक्टूबर 2023 को। अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव ऑफ इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन मीडिया फोकस्ड ऑन प्रमोशन ऑफ ग्रीन एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ग्रीन एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए एक अभी कॉन्फ्रेंस हुआ है हाल फिलहाल, जिसका नाम क्या रखा गया है, ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव। कहाँ पे हुआ है, शिलोंग में। तो ये पूछ सकता है कि ग्रीन टूरिज्म को लेके जो कॉन्फ्रेंस या कॉन्क्लेव हुआ है वो कहाँ पे था, तो वो शिलोंग में हुआ था। नेक्स्ट है असम गवर्नमेंट फॉर्म्स असम इसमें स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड। ये तो हर जगह चल रहा है, सबको पता है। पहले 10th तक का अलग बोर्ड होता था, 11-12 के लिए अलग बोर्ड होता था, ग्रेजुएशन के लिए अलग बोर्ड होता था। अभी क्या है कि 12th तक को एक ही बोर्ड किया गया। हर स्टेट लगभग कर रहा है कि 12th तक को एक बोर्ड कर देना है, और कॉलेज जो का स्टूडेंट होगा वो ग्रेजुएशन से होगा। अभी तक क्या था कि 10th के बाद आप कॉलेज में चले जाते थे 11-12 करने के लिए। ये धीरे धीरे सब स्टेट कर रहा है। अभी हाल फिलहाल असम किया है, वो क्या किया है, एक नया बोर्ड बनाया है जिसका नाम क्या रखा है, असम स्टेट स्कूल बोर्ड एजुकेशन बोर्ड विद द मर्जर ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल। यानी 10th लेवल तक का जो बोर्ड था और हायर सेकेंडरी यानी 12th लेवल तक का बोर्ड था, वो दोनों को मर्ज करके एक नया बोर्ड बनाया है असम गवर्नमेंट, जिसका नाम रखा है असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है तो स्कूल में, यानी 12th तक पढ़ना है तो स्कूल में रहना है, 12th के बाद आपको जाना है कॉलेज में। नेक्स्ट है बिहार गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटीज टू ओवर 5 लाख टीचर्स नियर देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है, कभी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल टीचर के लिए गवर्नमेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती। जनरली स्कूल में क्या होता है कि खुद के स्टेट के ही लोग होते हैं, टीचर जो बनते हैं तो कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ बिहार में लगभग 5 लाख से स्टूडेंट का ये टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ है। उसमें बहुत सारे जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से आए थे, और सबको रिमोट एरिया में बहुत सारा पोस्टिंग हो गया। तो रिमोट एरिया को देखते हुए बहुत लगभग 30 स्टूडेंट्स एक साथ रिजाइन दे के चले गए। तब गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि टीचर्स के लिए एकोमोडेशन उस एरिया में प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि वो अपना फैमिली लेकर रख सकें, या वहाँ पे जो भी रहने के प्रॉब्लम नहीं हो तभी वो फोकस कर पाएंगे टीचिंग के लिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सबसे पहले किस स्टेट ने टीचर्स लोगों के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड करना शुरू किया है, वो है बिहार। नेक्स्ट है केरला गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इट्स ऑनगोइंग हार्ट अटैक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। क्या नाम है, ST एलिवेशन मायोकार्डियल infection at taluka level taken up to avoid delay in providing diagnosis and treatment to heart attack patients in rural areas will now be called as पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति स्कीम। एक हार्ट अटैक को लेकर के तालुका लेवल पे, केरला में तालुका लेवल बोलते हैं, नॉर्मली विलेज लेवल पे बोल सकते हैं। एक केरला गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था हार्ट अटैक के पेशेंट को लेकर के, कि हार्ट अटैक होता है तो जितना जल्दी रिस्पांस टाइम पहुंचे, क्योंकि हार्ट अटैक तो डिले हुआ तो प्रॉब्लम है, बाकी कोई भी बीमारी हो, कोई भी डिजीज हो, उसमें चल सकता है। हार्ट अटैक में आप डिले नहीं कर सकते। तो उस स्कीम को अभी नया नाम दिया है, उसी स्कीम का नाम बदल के क्या रख दिया है, पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति स्कीम। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में केरला गवर्नमेंट इनोग्रेटेड हॉल मार्किंग center in Idukki. With this inauguration, Kerala became the first state in India to have hall marking centers in all 14 districts. हॉल मार्किंग सबको पता होगा कि आइडेंटिटी बताता है। जैसे SBI का देखो लोगो क्या है, लोगो देख के पता चल जाता है, एक्सिस बैंक का क्या है।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट टाइम केरला किया है कि किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट है, उसका हॉल मार्क देख के आप बता सकते हैं। तो केरला गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग हॉल मार्क दिया है। वो आइडेंटिटी है उस स्टेट डिस्ट्रिक्ट का कि ये प्रोडक्ट इस डिस्ट्रिक्ट का है। नेक्स्ट है केरला गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन टू इनकरेज द एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल ऑर्गेनिक एंड क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिस इन द स्टेट। ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन सबको पता है, जो पुराने तरीके थे खेती करने का उससे करना है, फर्टिलाइजर्स कम यूज़ करना है ताकि प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे और हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है वो नहीं हो। तो इसको लेके एक मिशन चलाइए। ये सब रीजनल लेवल पे आता है। क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसा आता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन किस स्टेट ने लॉन्च किया है हाल फिलहाल या रिसेंटली। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन जो किया है वो कौन किया है? केरला गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ नेशनल एजुकेशन कैंपेन एट टाइटल न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरिया यूनिवर्सिटी संबलपुर ओडिशा। जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं द्रौपदी मुर्मू, वो संबलपुर ओडिशा की हैं। वो अपने होम स्टेट में एक कैंपेन लॉन्च की है न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया। ये NEP 2020 के अंडर में है कि किस तरह से नया एजुकेशन दिया जाए, कैसे लोगों को आगे लाया जाए, एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए, इसको लेकर के। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा कि ओडिशा में जो प्रेसिडेंट ने नया एजुकेशन कैंपेन लॉन्च किया है उस कैंपेन का नाम क्या है? तो न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया। अब नेक्स्ट है नवंबर 2023 तमिलनाडु गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट डॉल्फिन to strengthen the marine ecology and overall health of the marine environment under the integrated development of wildlife habitat program of the government of India। ये तमिलनाडु ने रीजनल लेवल पे ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि तमिलनाडु ने कौन सा प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है इकोलॉजी और इकोसिस्टम मैरीन इकोलॉजी को मेंटेन रखने के लिए, या प्रोजेक्ट दे देगा कि डॉल्फिन प्रोजेक्ट किस स्टेट ने ये लॉन्च किया है। तो इकोलॉजी का मैरीन इकोलॉजी या जो भी मैरीन एरिया वाला ये सी पोर्ट वगैरह जिसको बोलते हैं उसको कैसे मेंटेन किया जाए कि उसका इकोलॉजी से इकोसिस्टम पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो, उसी के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जिसका नाम क्या रखा है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन। नेक्स्ट है यूक्लिड टेलीस्कोप इज डिजाइन टू एक्सप्लोर द इवोल्यूशन ऑफ डार्क यूनिवर्स। This telescope is built and operated by ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ नासा जो स्पेस एजेंसी है USA का। यूक्लिड सबको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ ज्योमेट्री माना जाता है। ज्योमेट्री जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं उसके यही फाउंडर हैं, यही लाए थे ज्योमेट्री का कंसेप्ट। इन्हीं के नाम पे एक टेलीस्कोप बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है यूक्लिड टेलीस्कोप। ये कौन बनाया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। डार्क यूनिवर्स तो कितना बड़ा है किसी को नहीं पता है कहाँ तक है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये टेलीस्कोप बनाया गया है इसके द्वारा, और इसमें सपोर्ट कौन कर रहा है? नासा। नेक्स्ट है NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी as the UPI safety ambassador to strengthen safety awareness and digital payment platform, जिसको हम लोग आज के डेट में UPI बोलते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस आज के डेट में ट्रांसफ़र करने के लिए पैसा मनी ट्रांसफ़र के लिए चल रहा है UPI को कंट्रोल करने का काम किसका है? NPCI का। ऐसे फिनेंशियल सब जितना भी काम होता है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बैंक है, सबका मॉनिटर और देख रेख करने का काम किसका है? RBI का। लेकिन सिर्फ UPI जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो UPI को देखता है। मोबाइल से कैसे अकाउंट को लिंक करना है, कैसे फंड ट्रांसफ़र करना है। तो इसने UPI में ब्रांड एम्बेसडर बनाया पंकज त्रिपाठी को कि लोगों को समझाया जाए कि किस तरह से UPI यूज़ करेंगे कि सिक्योर रहेगा। यानी UPI का पिन किसी को नहीं बताना है, कहाँ पे यूज़ करना है, जी कहीं भी लगता है कि अगर सस्पिशियस एरिया है वहाँ UPI का यूज़ नहीं करना है। ये सब प्रचार करेंगे कौन? पंकज त्रिपाठी। किसके लिए?
NPCI के लिए फॉर UPI सेफ्टी। ये था एक रिसेंटली जो भी इवेंट्स हुए थे हाल फिलहाल, उस पर मंथली करंट अफेयर्स का क्लास। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कोई भी कमेंट देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।